शाम के 7 तो बज गए हैं और मैं देख रही हूँ कि सही टाइम पे जुड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सब अपना अपना काम छोड़कर, और ये शाम का समय ऐसा होता है कि घर परिवार की जिम्मेदारियां रहती हैं सब पर, खास तौर से महिलाओं पर। पुरुष अभी लौट रहे होंगे, महिलाएं जो काम धाम से आती हैं तो सप्ताह अंत है, अभी लौट रही होंगी सभी लोग। पर मुझे मालूम है कि साहित्य प्रेमी समय निकाल ही लेते हैं। साहित्य विधा ही ऐसी है, लिखने वाले, पढ़ने वाले और साहित्य को पसंद करने वाले लोग साहित्य से जरूर जुड़ते हैं। पढ़ना अपने आप में एक अलग दुनिया में रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनको पढ़ने की आदत हो जाती है, जब तक आप सब जुड़ते हैं तब तक मैं कुछ अपनी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि लाइव तो कुछ दिन रहेगा ही फेसबुक पर पड़ा, हम जब मर्जी से देख सकते हैं। तो पढ़ना अपने आप में एक बहुत सुखद स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कम से कम। कि जब आप, कई बार हम जीवन से उकता जाते हैं, भाग दौड़ से थक जाते हैं, कभी कभी हम अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ा खुश हो लिया जाए, थोड़ा सा अपने आप को सुकून दिया जाए। तो क्या करें? मेरा तरीका ये है कि मैं उस समय कुछ पढ़ती हूँ। लिखना सबको, अरे वाह, रवि भाई जुड़ गए हैं। नमस्कार नमस्कार रवि भाई, कैसे हैं? मुंबई से, है ना, मुंबई से आया मेरा भाई। हाँ, तो मैं जानती हूँ कि मेरे भाई को भी मेरी तरह पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ, उसका जो लिखता है, बहुत अच्छा लिखते हैं रवि। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये तो मेरे विचार थे, इसने कैसे लिख दिए। इतनी खूबसूरत कविताएं, नज़्में, गज़ल और शेर कहता है कि दिल खुश हो जाता है। कभी कभी ये लगता है कि मैं सोच रही थी, ये मेरी भावनाएं हैं, ये मेरे भाई के पास कैसे पहुंची, पर पहुंच जाती हैं। है ना। और तुम्हारी कुछ कविताएं तो ऐसी हैं कि जिन्हें लगता है फ्रेम करके घर में लगा लूं। फिर लगता है फ्रेम करने से ज्यादा तो ये है कि तुम्हारी आवाज में मेरे पास है, तो मैं जब मर्जी उन्हें सुन लेती हूँ। है ना। कुछ इन दिनों तुम्हारी एक तुम्हारा एक गीत बहुत पसंद आ रहा है मुझे, दरिया, दरिया, है ना, वो बहुत पसंद आ रहा है। और क्योंकि वो मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, तो हाँ रवि, आप सबको नमस्कार कह रहे हैं। तो वो क्योंकि मेरे पास वीडियो है तो मैं उसे जब मर्जी सुन लेती हूँ। और कई कितनी बार तो ऐसा होता है कि सुबह होती ही उस गीत के साथ। आजकल क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ से बात शुरू करते हैं, है ना। कि जितने लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ एक बहुत समृद्ध करने वाला ग्रंथ, कितने महाभारत। इसके लेखक हैं अशोक कुमार आस, है ना। और मैं चंडीगढ़ गई थी तब मुझे ये प्राप्त हुआ। इसको पढ़कर अपने आप को समृद्ध करने वाली बात है। संगीता, संगीता विजित, नमस्कार, कैसी हो संगीता? रवि भी जुड़े हुए हैं, बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। पर मैं इस ग्रंथ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जब तक कि हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले बता दूं कि कितने महाभारत नाम से ही जैसे ये मालूम लग रहा है कि क्या है। इसकी शुरुआत आपको बताती हूँ, और शुरुआत से आप समझ पाएंगे कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। शुरू में कहते हैं, कवि कहते हैं, केशव, अच्छा, संपूर्ण जो ग्रंथ है ये काव्य में लिखा है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है ना, कि केशव तुम आना इस युग में, युग समय के प्रहरी तुम केशव, कितने महाभारत, संशय के क्षण में, आस्थाओं के समर में। हे केशव, अगर तुझे स्वीकार करता हूं तो यह अंश तुम्हारा, तुम्हारी यह आत्मा तुम्हारे समक्ष दुखी मन से चिंता के कारण हाथ जोड़े खड़ी है। तो ये इसी तरह आगे बढ़ते हुए, जितना आप आगे बढ़ते हैं, नमस्कार राजन भाई, कैसे हैं? दोसा से राजन भाई जुड़े हैं, क्या बात।
मेरा परिवार मेरे साथ हमेशा रहता है ना। अच्छा, इसकी अगली कुछ पंक्तियां हैं जो पेज नंबर 62 से मैं पढ़ के सुनाऊं, फिर हम अपनी बातों पर लौटेंगे। जिन आगे बढ़ते हुए हम अपने पौराणिक साहित्य को, अपने महाग्रंथों को थोड़ा सा भूलते जाते हैं। तो मैं इस पुस्तक को इन दिनों पढ़ रही हूँ, तो इसी की ये पंक्तियां आप देखें कि अब तुम कहोगे कि अम्बा, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका के भाग्य में अपहरण होना लिखा था। समय के अभागी तीनों बहनों के सपनों को ग्रास कर लिया। तुम कहते हो सब प्रारब्ध है। तुम्हारी सत्ता अगर ऐसे ही संचालित होकर चलनी है तो जरा सोचो लीलाधारी, तुम्हारी नजरों में क्या यही न्याय है? क्या यही धर्म का स्वरूप है? तो ये इस तरह की पुस्तक है। मुझे लगता है कि इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, है ना। तो एक बार फिर दिखा दूं मैं, ये कवर है इसका। तो ये मैंने बताया कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। अगर संभव हो तो आप सब भी बताएं कि इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और किस तरह ये आपके विचारों को उद्वेलित कर रहा है आपका पढ़ना। हम लिखते तो हम हैं ही, हम लेखक हैं। और जैसे मेरे छोटे भाई रवि साथ में हैं, वो गीत लिखते रहते हैं, गजल कहते हैं, दोहे और नज़में कहते हैं। और राजेंद्र भाई हैं, उनकी तो हर दिन नई पुस्तक आती है। संगीता ने अभी एक और पुस्तक लिख ली है ना। बाकी सबका मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ, इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ कि कौन क्या लिख रहा है। बाकी आप सबसे परिचय तो मेरा है ही। तो इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं कि फेसबुक लाइव कैसे शुरू हुआ दरअसल ये कि कुछ दिनों से मुझे लगातार ऐसे ऐसे संदेश आ रहे थे कि हम कैसे लिखें और कहाँ से लिखना शुरू करें। कभी ऐसा भी हुआ कि मैं ये लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। तो इस तरह के बहुत से क्यूरियोसिटी वाले सवाल जवाब होते रहते थे। इससे जुड़े हुए मेरे एक दो आर्टिकल भी, लेख भी इन दिनों प्रकाशित हुए। एक लेख मेरा प्रकाशित हुआ था एनडीटीवी की वेबसाइट पे, जो था कि लेखन से जुड़ा हुआ ही था वो, कि एआई से के युग में भी रचनात्मकता कैसे बची रहे। एक और इससे इतर विषय था कि लेखक आखिर लिखते कैसे हैं। उसमें मैंने अपने अनुभव साझा किए थे कि मैं कैसे लिख लेती हूँ, है ना। जैसे मैंने हमेशा ये कहा है कि एक बार मुझे किसी ने कहा था कि आप कैसे लिखती हैं, आपके लिए फूल क्या है। ये बात दिल्ली के ही एक वरिष्ठ लेखक हैं, और मंडी हाउस में एक दिन मिले और वहाँ कोई फूल बेच रहा था सड़क पे। तो मैं फूलों को बड़े ध्यान से देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे लिखती हैं, आपके लिए फूल क्या है। और जब मैंने बताया कि मेरे लिए फूल क्या है, वो थोड़े से हैरान हुए। उन्होंने कहा कि वंदना जी, आपके लिए फूल यानी महिलाओं को तो सुंदर लगते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कह पाई कि मेरे लिए खूबसूरती से ज्यादा ये परिश्रम का परिणाम है। मैं एक किसान की बेटी हूँ, है ना। ठीक है, वो दोनों मम्मी पापा शिक्षाविद थे, बहुत उनका अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम था। उनके बहुत सारे विद्यार्थी जो उन्हें आज तक मानते हैं, वो हमें भी बहुत प्रेम और स्नेह देते हैं। पर उससे पहले मौलिक रूप से हम लोग किसान हैं, और किसान पूरे साल पूरे वर्ष मेहनत करता है, तब जाके, संगीता जी के लगातार मुझे आ रहे हैं मैसेज, वो लगातार मेहनत करता है, तब जाके कोई बीज अंकुरित होता है, उसका पौधा बनता है, तब उसमें फूल आते हैं, उसके बाद उसमें धान की फसल उगती है, धान या कोई भी अन्य, है ना, जैसे दालें हैं, गेहूं, कुछ भी है, सब कुछ। तो ये सब होने के लिए मुझे हमेशा ये लगता है, मुझे हमेशा ये लगता है कि परिश्रम का परिणाम होता है फूल। क्यारियों में जब माली बहुत मेहनत करते हैं, तो उसके बाद भी बहुत मेहनत के बाद आप उसमें, अच्छा आजकल तो यूरिया का जमाना आ गया, हम तो बहुत उस दौर के लोग हैं जब खेतों में जैविक खाद डाली जाती थी। तो हम जैविक खाद डाल के भी उतनी ही देर में उसी रुत में फूल उगाते थे जिस रुत में उन्हें आना है। और आजकल यूरिया का दौर है, मैं देखती हूँ तो खासतौर से बागवानी में जहाँ फूल उगाने होते हैं, तो माली फटाफट से यूरिया डाल देता है। हम लोग हंसते थे फौज में, आप सब जानते हैं मेरा आर्मी बैकग्राउंड है, तो हम सब हंसते थे कि कितना भी यूरिया डालो, ये कोई फौज थोड़ी ना है जो कहते ही मान लेगी आपका कहना।
इसमें तो फूल आएंगे तभी आएंगे, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, है ना। और वो भी कि फूल जब आने हैं तभी आएंगे। तो फूलों को देखकर मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि परिश्रम का परिणाम है। इसी तरह के बहुत सारे अन्य मेरे अनुभव हैं जो ये बताते हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी लगा लें, पर फूल तभी आएंगे जब उसका रुत आएगा, समय आएगी। और यही परिश्रम है ना। आप अपनी तरफ से भी चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। रीडिंग, अच्छा जे.आर.डी. टाटा को पढ़ रही हैं, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। इसका रिव्यू देना हमें भी कि कैसा लगा तुम्हें पढ़ के। जे.आर.डी. टाटा तो इतना अच्छी कमाल शख्सियत थी, भारत के लिए एक बहुत बड़ा। मैं समझती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ अपने जीवन को समृद्ध नहीं करते, अपने परिवार, अपने समाज को समृद्ध नहीं करते, वो राष्ट्र को समृद्ध करते हैं। जे.आर.डी. टाटा मेरे ख्याल में लोगों में से एक थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतना महान व्यक्तित्व को तुम पढ़ रही हो, है ना। अच्छा, तो लेखन से जुड़े हुए क्या हुआ कि मेरे पास लगातार ये सवाल आ रहे थे। अच्छा, फिर ये होने लगा कि वो कॉल्स, पहले चैट पे बात हो रही थी, फिर एक दो लोगों ने कहा कि दीदी हम फ़ोन कर लें आपसे, हम लेखन पे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कीजिए। अब वो फ़ोन कॉल इतने लंबे चलने लगे कि हम लिखें कैसे और ये सब कुछ। तो मुझे लगा कि आर्टिकल लिखा जाए, लेख लिखे। जब लेख प्रकाशित हुए तो उसके बाद तो बाढ़ आ गई। अच्छा, तो इसके बाद हमने एक पोल किया था, है ना, सोशल मीडिया पे, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के मैसेंजर पे था। तो उस स्टोरीज में था, हाँ स्टोरीज में था। तो उसमें ये था कि क्या आप लिखते हैं, हाँ नियमित, उसका क्या आप लिखते हैं ये सवाल था। उसके दो ऑप्शंस थे, हाँ नियमित, और दूसरा था कि लिखना शुरू करना चाहता हूँ। इनमें से किसी एक को टिक करना था। तो जैसा जिसको सूट कर रहा था उसने वैसा ही किया। अच्छा, अगला था सवाल कि सबसे मुश्किल क्या लगता है। ऑप्शन 1 कहानी शुरू करना, और ऑप्शन 2 कहानी पूरी करना। तो इसमें 50-50 रहा, लगभग 50-50, कि बहुत से लोग तो कहानी शुरू नहीं कर पा रहे थे और किसी के लिए कहानी पूरी करना, क्योंकि शायद उन्होंने, अच्छा इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और जब तीसरा सवाल था कि जब लिखने बैठते हो तो ऑप्शन है कि शब्द नहीं मिलते, और दूसरा ऑप्शन है बहुत कुछ होता है लेकिन लिख नहीं पाते, है ना। अगला था कि आप सबसे ज्यादा क्या लिखना चाहते हैं, कहानी और उपन्यास या कविता। तो ये सब अपनी अपनी तरह के, अपनी रुचि से आ रहे थे इनके जवाब। अगला था कि क्या आपने कभी कुछ लिखकर किसी को दिखाने में डर महसूस किया है। हाँ अधिक था और नहीं कम था, है ना। अच्छा, अगला था और अंतिम था कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कहानी दिमाग में थी लेकिन कागज पर नहीं उतर पाई। इसका ऑप्शन 1 था हमेशा, और दूसरा था कभी कभी। तो हम लौटते हैं कि सबसे मुश्किल क्या। अच्छा, इनके इतने तरह के सवालों के जवाब थे कि फिर लगा कि हाँ। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये कहा कि दीदी आप एक ऐसा कोई जूम कॉल कर लीजिए कि हम 5-6 लोग एक साथ जुड़ जाएं और आप अपने अनुभव साझा कर लें। तो वहां से ये फेसबुक लाइव का आइडिया आया, और ये आइडिया मेरी बिटिया ने, शिवानी ने ही मतलब उससे बात करते हुए जनरेट हुआ, और ये सब उसी ने ही, पोस्टर बनाना, आज मुझे लाइव पे बैठाना, मैं टेक्निकल इंसान नहीं हूँ तो बिटिया की ही तरफ से ये सब हो रहा है ना। दीपिका राणा, नमस्ते नमस्ते कैसी हैं आप, कितना अच्छा बोलते हैं आप। बहुत धन्यवाद रवि भाई। तुम जानते हो कि शिखा, मुनमुन और तुम संबल हो मेरी लेखनी का है ना। और वो भी तुम जानते हो कि तुमको कहानियां पढ़ने से पहले सुनने को मिलती हैं, वो भी बाय फोर्स, कि सुनो कैसा लिखा है अच्छा, एक ये था कि सबसे मुश्किल क्या लगता है, कि कहानी शुरू करना या कहानी पूरी करना, है ना। ये सवाल बहुत से लोगों को मुश्किल कर रहा था कि कहानी शुरू करना कैसे लिखें। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव कहता है, मुझे कहानी शुरू करने में समय लगता है, कहानी या उपन्यास। कविता मेरे लिए एकदम से आती है, पर कहानी या उपन्यास में मुझे इसलिए समय लगता है कि मैं पूरी की पूरी कहानी अपने दिमाग में लिखती हूँ, चाहे उसमें कॉमा लगनी है, चाहे उसमें फुल स्टॉप लिखना है, या कहीं उस पर डैश छोड़ना है, या किसी चरित्र को बीच में सोचते हुए कुछ दिखाना है। मतलब हर चीज़ मेरे दिमाग में, जहन में वैसी की वैसी आ जाती है। उसके बाद हाँ, वेद मित्र जी, अच्छा हाँ वेद मित्र जी तो शुद्धि पर उन्होंने बात भी की थी
है ना। नमस्कार, नमस्कार वेद मित्र जी, कैसे हैं आप? आपकी बेटी इज सच ए ब्लेसिंग इन योर लाइफ दीदी। या आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आज मैं उसे कह रही थी कि सुनो, पता नहीं मैंने तुम्हें कभी कहा है या नहीं, पर मेरा जीवन ऐसा नहीं होता अगर तुम मेरे जीवन में ना होती, कुछ और होता। अच्छा, हाँ, इसमें संगीता है, सुनील जी हैं, रवि तो हैं ही, राजन भाई हैं, उपेंद्र जी हैं, और हैं अक्रम है। अरे वाह, कैसे हो अक्रम बेटा? धीरेन्द्र जी हैं, दुर्गेश जी हैं, संजीव जी हैं, दीपिका तो हैं ही। अच्छा, आज कमाल की बात यह है कि मुझे हरियाणा से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए और मैसेजेस आए कि वो जुड़ रहे हैं, उनके नाम की, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। हमारे साथ किसान परिवार से भी बच्चे जुड़े हैं जो लिखना चाहते हैं, लेखन में अपना वो बनाना चाहते हैं कैरियर। तो एक सेकेंड, हम चार्ज लगाना भूल गए थे। अब लगाया है, बच गए एकदम लास्ट मोमेंट पे। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम ये कहते हैं कि लिखना और पढ़ना और ये सब देर से हो रहा है, या आजकल कौन लिखता है, कौन पढ़ता है, जैसे जैसे विचार है हम वैसा सोच लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। दुनिया से किताबें कभी खत्म नहीं होंगी, ये यकीन रखिए, है ना। अरे वाह, अरे वाह, अनिल जी है ना। नमस्कार अनिल जी। अभी अभी, हाँ, अनिल कुमार यादव जी, डॉक्टर अनिल। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कभी भी लिखना खत्म नहीं होगा, पढ़ना खत्म नहीं होगा, पाठक नहीं खत्म होंगे, किताबों का अस्तित्व बचा रहेगा। मैंने जो अपना आलेख लिखा था एआई पर, तो एआई की टेक्निकलिटीज पे वो नहीं था, एआई के होने से रचनात्मकता पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर था। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं आजकल की, अगर आपने नेट पर डाल दिया तो वो सुरक्षित है। इस पे मैंने एक बहुत अच्छा सा बहुत रिसर्च पढ़ी थी कहीं, उसका लबोलुबाब ये था कि आप किसी भी चीज को सुरक्षित तभी मान सकते हैं जब वो लिखिए अंदाज में आपके पास है, जब वो डॉक्यूमेंट होकर आपके पास रहेगी। आज मान लीजिए कि आप रचनात्मकता की अगर बात करें तो आपको ये लगता है कि आपने एआई से, जैसा मैंने आलेख में लिखा कि मेरे पास एक व्यक्ति आए, मेरी पुस्तकें भारतीय ज्ञानपीठ से भी आई हैं, वाणी से, प्रभात से, अद्विक से, सभी से आती रहती हैं। तो मेरे पास एक बड़े पदाधिकारी आए, उन्होंने मुझे कहा कि वंदना जी, मेरी किताब तैयार है और आप उसे प्रकाशित करवा दीजिए, आप मेरी किसी बड़े प्रकाशक से मुलाकात करवा दीजिए। मैंने कहा क्या आपकी पुस्तक तैयार है? उन्होंने कहा कि मैंने अपने पीए को बता दिया है और वो एआई को निर्देश देके 1 हफ्ते में किताब तैयार कर देगा और 1 हफ्ते बाद में किताब लेके आपके पास आ जाऊंगा, तब तक आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर हम प्रकाशक को वो पुस्तक दे देंगे। मैं बहुत संवेदनशील किस्म का इंसान हूँ, बहुत जल्दी से क्रिया पे प्रतिक्रिया दे नहीं पाती। आधी बार तो मैं चुप होके ही सुनती समझती रह जाती हूँ। मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। मतलब मैंने जब कितने मोर्चे लिखा, उसके बाद शुद्धि को लिखने में मुझे 4 वर्ष का समय लगा। तो जब मैंने ये सुना, तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि एआई के पास अपनी बुद्धि नहीं है। एआई अपने आप कुछ नहीं लिख सकता। एआई जो भी लेगा हमसे जानकारी लेगा और गूगल पे जो उपलब्ध है वो लेगा। तो गूगल पे तो हम आए दिन सवाल उठाते हैं, क्योंकि गूगल पे क्या है कि गूगल के पे वही चीज़ें हैं जो हम लोग अपलोड करते हैं। अभी अभी मैं प्रभात रंजन की वॉल पे एक बहुत अच्छा सा कोई पोस्ट पढ़ रही थी। उन्होंने लिखा है कि किस तरह से गार्जियन में एक रिपोर्ट छपी है, उसका हवाला भी दिया है। कई चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि पुस्तकें खरीद कर एआई को फीड किया जा रहा है। तो हालांकि ये बहुत हैरानी भी करता है, दुखद भी है, पर यकीन माने कि एआई आखिर में कॉपी कर रहा है, उसके पास रचनात्मकता नहीं है ना। ठीक है कि वो बहुत आसानी से कुछ सवालों के जवाब दे देता होगा, ठीक है कि वो आप उसे सिचुएशन बताते हैं, वो चित्र बना देता है, फिल्म में बना देता है। जैसे
आजकल कार्टून फिल्मों का दौर चला है कि अपनी कहानी के साथ कार्टून फिल्म जोड़ के आप डाल देते हैं, तो इस तरह की चीजें बड़े बड़े काम भी कर रहा है एआई, पर रचनात्मकता की बात नहीं है। तो जो हम बात कर रहे थे कि कहानी की शुरुआत और कहानी पूरी करना, बात तो यहाँ से शुरू हुई थी। तो कहानी की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए भी। जब तक मेरा पहला जो शब्द होता है, पहली पंक्ति है ना, पूरी कहानी तैयार होने के बाद भी यदि मेरे पास वो पहली पंक्ति नहीं बन के आ रही है, तो यकीन माने कि मैं उसके लिए इंतजार करती हूँ। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। वो पुस्तक या वो कहानी या वो उपन्यास तभी शुरू होगा जब मेरी वो पहली लाइन आ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतना समय लगे, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो कुछ लोगों ने क्लिक किया था कि कहानी पूरी करने में कि सबसे मुश्किल उन्हें ये लगता है कि उनकी कहानी पूरी नहीं होती। नमस्कार अशोक जी, मेरे बड़े भाई। और मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं अशोक जी का। अद्विक प्रकाशन के सर्वे सर्वा हैं अशोक जी, है ना। और अद्विक प्रकाशन तो अभी की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। अशोक जी मेरे परिवार का हिस्सा तब से हैं, लगभग हो गए होंगे बहुत सारे साल। 2008 में शायद हम जुड़े थे, है ना, जब मैं दिल्ली आई थी, तब से अशोक जी मेरे परिवार का हिस्सा है, बड़े भाई के तौर पे। तो कहानी पूरी करना, मैं इस पे बात कर रही थी कि कहानी पूरी करना जिन लोगों को मुश्किल लगता है, यकीन माने कि मैंने जिन भी लेखकों से बात की है, वो पूरी की पूरी कहानी अपने जहन में लिख लेते हैं। रश्मि पूछ रही हैं, रश्मि वर्मा, ये एयर इंडिया में है, कि नमस्कार दी, क्या कई बार कहानी का अंत सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है या लेखक अपने मन की बात ही रखता है? इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है लेखक पर। जैसे मैंने जब भी लिखा, मेरे चरित्रों के अनुसार मैंने उनको लिखा और शुरू से आखिर तक की कहानी गढ़ ली गई, है ना। और एक बात ये है कि हम जैसे फिल्में समाज का आईना होती हैं, ऐसे ही साहित्य भी समाज का आईना होता है। हम अपने बीते हुए समय से सीख लेते हुए वर्तमान में रहते हैं और भविष्य को देखते हैं, यही सच है ना। तो इस सच के साथ ही कहानियां जन्म लेती हैं, उपन्यास। हाँ, इसमें फिक्शन होता है तो हम थोड़ा सा जो बेनिफिट ले लेते हैं, राइटिंग वाला जो होता है, थोड़ा बहुत कि इस बात को इस तरह लिख दिया जाए या इस तरह कर लिया जाए, पर आखिर में रहता सब कुछ वही है जो समाज में हमारे आसपास होता है। हम उसे थोड़ा सा ड्रामेटिक बना लेते हैं। बल्कि मैं कहूँ कि एक बार शुद्धि उपन्यास पे बात करते हुए किसी ने कहा था कि जीवन अधिक नाटकीय है। हाँ, ये इन्होंने कहा था, प्रियदर्शन जी ने कहा था कि वंदना जी, जीवन अधिक नाटकीय है, उपन्यास कम नाटकीय होता है ना। तो ये बात, और उन्होंने बहुत से अच्छे से उदाहरण के साथ कही थी। तो वही है कि जो हमारे आसपास की सिचुएशन है उसको देखते हुए ही, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, अगला सवाल था कि जब लिखने बैठते हैं तो शब्द नहीं मिलते, और दूसरा ऑप्शन था कि बहुत कुछ होता है लिखने को लेकिन लिख नहीं पाते। दोनों सिचुएशन में मैं कहूंगी कि पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत पढ़िए, बहुत सारा पढ़िए, और यकीन मानिए कि जितना पढ़ेंगे ना उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। और पहली बार में तो कोई भी अच्छा नहीं लिख सकता। आप किसी भी चीज से, आप अपने जीवन का सबसे आसान क्या था? जब बचपन में खेलने निकले थे, क्या पहली बार में आप कैप्टन बन गए थे टीम के? नहीं बने ना। इसी तरह जब पहली बार होमवर्क किया था, वो तो शायद आपको याद ना हो, किसी को, हम में से किसी को भी याद नहीं होता, पर जब पहली बार हमने अपने लिए कुछ बनाया था, चाहे वो 2 मिनट वाली मैगी थी या फटाफट पराठा बनाया था या स्कूल के मॉनिटर बने थे, यानी हमने कुछ भी किया, तो एक बार में परफेक्ट नहीं बने थे। तो इसलिए पहली बार जो लिखा है वो परफेक्ट होगा ये नहीं सोचना है। हाँ, पर लिखते रहना है और अपने शब्दों के साथ खूब बेरहम रहना है। उनको लिखिए और उनको छोड़ दीजिए, थोड़े दिनों बाद फिर लौटिए, फिर वो पसंद नहीं आते हैं तो उनको इसलिए रख लीजिए कि मैंने ये पहली बार लिखा था और उसके बाद मैंने कितना इम्प्रूव किया, मेरे लेखन में कितनी मैच्योरिटी आई, इसलिए संभाल लीजिए। पर हर एक चीज के साथ प्रकाशन की भूख ना रखें। प्रकाशित होना तो बहुत बेहतरीन चीजों को हम भेजेंगे ताकि लोगों को ये लगे कि आप में कितनी गहराई है, आप कितना सोचते हैं, समझते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या लिखना चाहते हैं? इसमें कहानी, उपन्यास था एक ऑप्शन और एक कविता था। अधिकांश मेरे पास कविताओं के लिए आए जवाब। अच्छा, उपन्यास पे आया, इतिहास। अच्छा, एक
एक ऑप्शन का जो रिप्लाई था उसमें एक बच्चे ने लिखा था मुझे इतिहास पे कुछ लिखना है, ऐतिहासिक, है ना। तो उत्कर्ष जी नमस्कार, आज लेट जुड़े हैं आप, है ना। तो उन्होंने कहा था कि मैं इतिहास पे कुछ लिखना चाहता हूँ। नॉन फिक्शन, फिक्शन, ये एक दो तरह की विधा है, पर मुझे लगता है कि इतिहास पे लिखना और भी ज़्यादा पेन मांगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, क्योंकि उसके अनुसार आपकी भाषा होती है, उस काल के अनुसार आपके चरित्रों के नाम होते हैं, उस काल के अनुसार भोजन, पहनावा, बातचीत, व्यवहार, है ना। और उस समय की राजनीति को, उस समय के सामाजिक जीवन को समझते हुए उस पुस्तक को लिखना होता है। तो अगर आप इतिहास को लिख रहे हैं तो उस समय वर्तमान को लिखना भी आसान नहीं है, पर वर्तमान में हम रहते हैं। लेखन से प्रकाशन तक का सफर बहुत एंजॉय करता है। हाँ, ये बात है। हाँ ये सही कह रहे हैं अशोक जी। देखिए क्या होता है, लेखन के बाद हमारा तो काम खत्म हो जाता है, प्रकाशक का काम शुरू हो जाता है। और प्रकाशक के का काम कितना है, मेरी अशोक जी से बात हो रही थी, मैं पहले एक बार इन बातों को बात कर लूं। मैं अशोक जी से जो बातें हुई वो आपको बताऊंगी आज। हाँ, ये था एक सवाल का जवाब में ज्यादातर लोगों का आया। हाँ, ये क्या सवाल था कि क्या आपने कभी कुछ लिखकर किसी को दिखाने में डर महसूस किया है। और बहुत से लोगों का जवाब ये था कि हाँ, डर महसूस किया है। इस डर के मारे हम दिखाते नहीं, है ना। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे कहानी संग्रह प्रकाशित हो गए हैं, मेरे कविता संग्रह आ गए हैं, पर मैंने कभी भी किसी को दिखाया नहीं लिखकर। एक दो लोगों ने ये कहा कि हम ऐसी पत्रिकाओं को भेजते हैं कि जो छाप ही देते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, ये अपने साथ, पता है क्या, हम जीवन में हर दिन, हर समय, हर घड़ी कुछ न कुछ सीखते हैं, तो अपने सीखने के साथ हमें ईमानदार रहना चाहिए, हम और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। हमें हमेशा संपादक ऐसे चुनने चाहिए जो हमारी किताबों को वापस भेज सकें, जो हमारी कृति को वापस भेज दें कि नहीं, इसमें ये इम्प्रूव कीजिए, है ना। और आप हमेशा चाहे कहानी संग्रह लाते हैं, कविता संग्रह लाते हैं, मेरा मानना ये है कि उसको 20 जगह छपवाइए, अलग अलग कविताओं को, अलग अलग कहानियों को। होगा क्या, इससे आपकी बेहतरी होगी, है ना। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पहले से लिखती थी, आज की पहली बार अपने लाइफ में मैं बताने जा रही हूँ कि मेरी कहानियां रिजेक्ट होके आ जाती थी वापस, और मैं ये इतनी हैरान होती थी। सरिता, ग्रह शोभा, ग्रह लक्ष्मी, इस तरह की किताबें जो थी वो हमेशा घर में आती थी, और जब मैं लिखती थी, और आज एक कहानी उनमें से मैंने आज भी अपने पास रखी हुई है, और अब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे खुद हंसी आ जाती है, क्योंकि तब मुझे नहीं लगता था कि इसमें कोई कमी है। तो वो पहली बार का था। शकील शकील अहमद, अच्छा शकील साहब कैसे हैं, नमस्कार। दुर्गेश जी हैं, शुभ संध्या। हाँ जी, मुझे याद है, आपसे हंसराज कॉलेज में मिले थे। शकील साहब आदाब, नमस्कार, है ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे, शकील साहब बहुत दिन हो गए आपको सुने हुए, कभी कुछ करते हैं तो बताइए, एक दिन हम आते हैं सारे अपनी पूरी की पूरी मित्र मंडली को लेकर। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कहानी दिमाग में थी लेकिन कागज पर नहीं उतर पाई। बहुत से लोगों ने कहा हमेशा ऐसा होता है, और बहुत से लोगों ने कहा कभी कभी। जो मुझे व्यक्तिगत मैसेज आए वो ये आए कि मैं लिख कुछ और रही थी, कहानी कुछ और बन गई, और उसका अंत कुछ अलग ही हो गया। मुझे ये लगता है कि वो दिमागी तौर पे होमवर्क की कमी की वजह से हुआ। जब मैं शुद्धि लिख रही थी, एक एक शब्द मैंने सही लिख लिया था, पर मुझे उसमें वो जो बड़ी बाईसा है उनका जो मृत्यु का सीन था, वो मुझे जब लिख रही थी मैं, तो मैंने जिस तरह लिखा था उसमें एक चीज मैंने ऐड की कि इनको आखिर में लिखते हुए ये नया इम्प्रूवमेंट हुआ कि इनको लेके आया जाए घर पे, उनकी विदाई घर से हो। आप एक ऐसी लेखिका जिन्होंने शायद सभी विधाओं में काम किया है ये आप ही कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मेरी पुस्तकें आपके यहाँ से आती है जी जरूर, ठीक है जी, है ना। अच्छा, तो क्या हुआ कि वो सीन मैंने इसमें नया जोड़ा कि किस तरह उनके नौरे में, जिसको बाखड़ बोलते हैं राजस्थान में, कि घर की चार दीवारी के भीतर पर बिल्डिंग से बाहर, यानी जो जिसे आजकल बगीचा कह देते हैं या कुछ ऐसी वाली जगह, पुराने घरों में राजस्थान में जैसे आप चार दीवारी के भीतर घुसते हैं तो वहाँ एक जगह जानवरों को बांधने, गाय भैंस दुधारू पशुओं को बांधने की जगह होती है, उसके बाद एक खाली सी जगह होती है, और फिर
लॉन वगैरह शुरू होता है, जो वेजिटेबल गार्डन है या जो कुछ ऐसा, फिर घर आता है। तो ये जो खाली सी जगह है, इस जगह को आमतौर पे बाखड़ बोलते हैं वो लोग। तो वहां पे उनको लेके आते हैं, और वो राम प्यारी का ये कहना कि अगले जन्म में अपन चिड़िया बनेंगे और उड़ उड़ कर पूरी दुनिया को देखेंगे। नमस्कार अवधेश, कैसे हैं बेटा? तो ये सारी चीजें ये मैंने उस टाइम नई जनरेट की थी, और इस पंक्ति को लिखते हुए, क्योंकि मैं उस जीवन को जीते हुए लिख रही थी। शुद्धि उपन्यास हमारे आसपास का उपन्यास है। मैंने उस सिचुएशन को जिया था जब मैं 12वीं में पढ़ रही थी। तो यकीन माने कि मैं उस सिचुएशन को लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू थे, और जबकि ये बाकी पाठकों को शायद उतना ना भी लगे, पर मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है, कि उसमें उन दोनों महिलाओं का जीवन उस चार दीवारी के भीतर, मतलब वो उस चार दीवारी से बाहर जो बाखड़ है या जहाँ सब्जियां वगैरह तोड़ने भी वो कभी कभी आती थी, उनका पूरा जीवन उस चार दीवारी में बीत गया है। तो उस चीज को लिखना, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, मैंने इतना दुनिया घूमा है, और मैं वो कहते हैं ना, बाय नेचर भी मैं यायावर हूँ, बहुत घूमना पसंद है। मैं बाजार नहीं जा सकती, मैं मॉल नहीं जा सकती, पर मुझे अभी आप कहिए कि फला जगह का फोर्ट देखने चलना है, मैं ऐसे इसी सिचुएशन में चल पड़ूंगी, है ना। संगीता, नमस्ते दीदी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई वाक्य दिल से लिखना चाहा हो? एक मिनट, अब मैं ना ये मुझे इस पे, हाँ, कभी ऐसा हुआ हो कि दिल से लिखना चाहो हो पर समाज के डर से नहीं लिखा हो, लोग कनेक्ट कर लेंगे, दोस्त रिश्तेदार समझ जाएंगे एक्सेट्रा, या नाम बदल कर कुछ वक्त बाद लिखा हो? तुम ना ये सारी बदमाशियां मुझसे कर लेती पब्लिक में। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। दुर्गेश जी कह रहे हैं नवोदित रचनाकारों की सोच को अपने रचना प्रक्रिया पर कैसे केंद्रित करें। अभी बताती हूँ इसके बारे में, पहले हम संगीता की बात पे बात करते हैं। संगीता छोटी बहन है, लाडली है, बदमाश है, और ये सवाल यही कर सकती है, ये मैं जानती हूँ। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। जो किसी और के जीवन से जुड़ा है, उस राज को मैं नहीं कभी भी बेनकाब करूंगी, ये मैंने पहले दिन अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था। तो मैं फिर वो चीज छेड़ूंगी नहीं जिसपे मैं ईमानदार नहीं रहूंगी, है ना। ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, और मुझे लगता है कि मैं मेरे जीवन के या लेखनी के आखिरी दिन तक इस अपने से किए गए इस प्रॉमिस पे खरी उतरूंगी। हाँ, सिचुएशन तो मैंने जो कितने मोर्चे में लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके बेटे, अच्छा वो एक एज होती है जिसमें अपोजिट सेक्स के लिए बहुत अट्रैक्शन होता है, तो मैंने ऐसा ही देखा हर बार कि बेटों के ही ऐसे वाले थे कि अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन है, और बेटों की ही नहीं, ऐसे हाउस हेल्प जो है, मेड्स जो है, उनकी बेटियों से शादियां की। तो मैंने जब ये लिखा तो मेरे घर लेडीज लड़ने के लिए आ गई कि आपने मेरे बारे में लिख दिया, जबकि सिर्फ उनके बारे में नहीं था। ये सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया थी। तो ऐसे वाले कुछ कुछ किस्से हैं जो हो जाते हैं, और नाम नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, हर एक को लगता है मेरा किस्सा, जो आपकी सिचुएशन जो है आपको लगेगा कि इसने मेरे लिए लिख दिया, जबकि सच नहीं होता है। मेरा सच हो सकता है वो आपका भी सच हो, पर आपने तो मुझे बताया नहीं है। समझ रही हो संगीता? तो ये वाली बातें हैं कि बहुत सी चीजें इसलिए नहीं लिखी जाती कि मैंने वो सिचुएशन एक ही व्यक्ति में अभी तक नोट की है। हाँ, मैं वो सिचुएशन अगर 4-6 लोगों में देख लेती हूँ, मैं फिर उसके बारे में लिख लेती हूँ। मुझे गिल्ट नहीं रहता। कुछ वक्त बाद लिखूंगी, ऐसी सिचुएशंस अभी बहुत सारी हैं, है ना। अभी जो जो लिख रही हूँ वो लिख लेती हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं दुर्गेश जी की क्वेश्चन पे कि नवोदित रचनाकारों की सोच को अपनी रचना प्रक्रिया से कैसे रचना प्रक्रिया पर कैसे केंद्रित करें। दुर्गेश जी, एक देखिए, मैं यहाँ बैठ के जो बातें कर रही हूँ ना, ये बहुत आसान है, और ये मेरे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जिन्हें मैं बता रही हूँ। और एक पुरानी सी कहावत है कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। थैंक यू संगीता, कि अपने मरने से ही स्वर्ग दिखता है। ये सही बात है कि आप अपने लिए कैसे लिखना चाहेंगे, वो आपको निर्धारित करना है। क्या विषय होंगे, क्या टॉपिक होंगे, किस तरह आप उनको आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध सी कहावत है कि पहिया बन चुका है,
देखिए, कभी पेड़ थे, पेड़ों को काट के लकड़ियां बनाई गई, उनको अलग अलग आकार दिए गए, उनसे पहिया बना, पहिए से गाड़ी का पहिया बना, साइकिल का बना, हवाई जहाज का बना, मतलब जहां तक जाना था रॉकेट, मतलब हर चीज बन चुकी है। अभी भी अगर आप फिर एक अपने जंगल से, अपने खेत से एक पेड़ काटते हैं, उसकी लकड़ी काट बनाते हैं, फट्टा बनाते हैं, फिर पहिया बनाते हैं, फिर उससे एक पहिए, फिर उस फट्टे से एक पहिया बनाएंगे, और फिर एक स्कूटर बनाएंगे और उसमें वो पहिया जड़ेंगे, तो यकीन माने आप अपना तो समय खराब करेंगे और आप कुछ नया नहीं करने वाले। तो जब भी लिखने का सोचते हैं, पहले तो इतना पढ़िए कि मैं पहले भी ये बात कहती रही, आज फिर दोहराती हूँ कि आप 100 किताबें पढ़िए तब एक पन्ना लिखिए। आपके पास इतना हो कि आपने इतना पढ़ा है और हर विधा को पढ़ा है, और जितने मैक्सिमम राइटर्स को पढ़ सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी को ही पढ़िए। देखिए, हमारी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इतने कमाल के लिखे गए पुस्तकें हैं, तो वो पढ़िए। अनुवाद आजकल हर जगह उपलब्ध है। आप सिर्फ भारत को मत पढ़िए, विदेशों को भी पढ़िए, अपने आप को समृद्ध कीजिए। तो जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। कहते हैं ना, जितना अच्छा इनटेक होगा तो हमारा आउटकम भी उतना ही अच्छा होगा। तो आप खूब सारा पढ़िए। अच्छा, लगातार, आजकल तो ना ये टेक्निकल जमाना है। हमने तो जब लिखना सीखा तो हम तो कागज काले करते थे, बकायदा पुराने बड़े बड़े रजिस्टर आते थे घर में और उन पे लिखते थे। मम्मी पापा जब देखते थे तो हम सिलेबस लिख रहे हैं, फिर हम पीछे से बीच का कोई पन्ना निकाल के लाते थे, उसमें मन की कविताएं, कहानियां लिखते थे, और फिर उनको फाड़ना पड़ता था, क्योंकि फिर वो देख लेंगे तो पिटाई होगी या डांट पड़ेगी या कुछ ऐसा ही होगा। आपके पास मोबाइल है, आप इसमें टाइप कीजिए, उसको रख दीजिए अपने नोट्स में या मेल पे सेव कर लीजिए, और थोड़े दिनों बाद फिर लौटिए। तब इस थोड़े दिनों के बीच में भी लगातार पढ़ते रहिए। जितना बेहतरीन लिखेंगे उतना ही बेहतरीन पढ़ेंगे, ये यकीन मानने लायक बात है। हाँ, जो मैं कह रही थी, आज की सवाल जवाब की शुरुआत के लिए मुझे डॉक्टर चैताली सिन्हा ने सवाल भेजे थे बड़े अच्छे। तो इन सवालों पे हम बात करते हैं कि लेख की अनुशासन से क्या तात्पर्य है। और दूसरा सवाल था कि साहित्यिक सृजन में लेखक का भाषाई स्तर कैसा होना चाहिए। तो पहला सवाल कि लेख की अनुशासन से क्या तात्पर्य है। मुझे लगता है कि लेख की अनुशासन, हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो एक अनुशासन रहता है। देखिए, सबसे पहला उदाहरण क्या है, प्रकृति है हमारे पास। एक नियत समय पे सूर्योदय होता है, उतने घंटे हमें जागना है, काम करना है, और उसके बाद हमें सो जाना है। प्रकृति में आप जब बीज डालेंगे तो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, या पौधा पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, और वो आपको फल देगा। दुर्गेश जी कह रहे हैं, मैम आपके जवाब से संतुष्ट हैं, सादर धन्यवाद जी, मैंने प्रयास किया बस। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए जो उन्होंने पूछा है कि लेख की अनुशासन क्या है। तो जैसे हमें प्रकृति सिखाती है कि दिन और रात जरूरी हैं और समय पर होते हैं, उसी तरह हमारा हर काम को नियमबद्ध तरीके से करना जरूरी है। एक उम्र है, हम उसमें कक्षाएं पढ़ते हैं, कक्षा पहली में आते हैं, दूसरी में आते हैं, उनके सिलेबस भी अलग होते हैं, फिर हम बाद में कॉलेज में आते हैं, नौकरियां करते हैं तो बड़े हो जाते हैं। आज मैं जो पढ़ना चाहूंगी वो पहली दूसरी कक्षा नहीं होगी, मेरे मानसिक स्तर के अनुसार मैं कोई नई पढ़ाई चूज करूंगी, है ना। तो ये सब बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जितना अनुशासन प्रकृति ने रखा, जितना अनुशासन हम खाना खाने में, भोजन में, बातचीत में, मनोरंजन में, सामाजिकता में लगाते हैं, उतना ही अनुशासन हम अपनी नौकरियों में भी लगाते हैं। हाँ, सही बात है आपने। लेखकीय सवाल पूछे आप, है ना। तो उतना ही अनुशासन आवश्यक है। तो आप प्रतिदिन लिख पाएं ये जरूरी नहीं है। हालांकि बड़े बड़े लेखकों ने ये कहा है कि प्रतिदिन एक पन्ना जरूर लिखें। मेरा मानना है कि पहले आप बहुत पढ़ें, और जब लिखना शुरू करते हैं उसके बावजूद भी पढ़ना बंद ना करें, पढ़ते रहें लगातार, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हर दिन पढ़ें। पढ़ने के लिए आप अपनी रचनात्मकता के लिए समय निकाल लीजिए। मान लीजिए दिन में 2 घंटा हर दिन मुझे पढ़ना है, लिखना है, और उसी के अनुसार फिर आप अपना लिखन का समय भी निर्धारित करें कि मुझे लिखना कितनी देर है। और इसमें है कि साहित्यिक सृजन में लेखक का भाषा स्तर कैसा होना चाहिए।
है ना, अलग अलग विधाओं के लिए मुझे लगता है कि अलग अलग विधाओं के लिए भाषा स्तर अलग होता है। काव्यात्मक है, गद्यात्मक है, ये तो एक विधा हो गई, पर भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, पाठक के अनुरूप होनी चाहिए, जिसे पाठक ग्रह्य कर सके। हर एक कृति हर एक के लिए नहीं होती, ये तो मैं मानती हूँ। कुछ साहित्यिक कृतियां होती हैं, कुछ पाठकीय जो आम साधारण पाठक, साहित्य का विद्यार्थी नहीं है, वो पढ़ सके, ऐसी होती है। परंतु मुझे लगता है कि वो सहज होनी चाहिए भाषा। दूसरा, प्रवाहमयी होनी चाहिए कि जब पढ़ने लगे तो वो अपने रो में पढ़ा ले जाए पूरी की पूरी किताब, और उसमें बनावटीपन ना हो। आपके लेखन में लेखन ऐसा हो कि जो लगे कि हाँ ये मेरे मन की बात कर रहा है, भावना प्रधान होना चाहिए, है ना, जीवंत हो। और जब आप कुछ लिखें, जैसे मेरे से पूछा कि मैं इतिहास पे लिखना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप लिखते हैं तो काल और वक्त और समय के अनुसार लिखें। अगर आप 1857 की क्रांति पे लिख रहे हैं या उससे पुरानी समय पे लिख रहे हैं, तो आपका होमवर्क इस तरह को होना चाहिए कि उस समय भाषा क्या बोली जाती थी, और भाषा के साथ रिश्तों के लिए किस तरह के नाम, उपनाम और क्या वाक्य इस्तेमाल किए जाते थे, क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, उसके अनुसार लिखें। इसी तरह उस समय क्या पहना जाता था, क्योंकि पहनावा बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है उस समय के भोजन की और आदतें, बातचीत की। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस समय यातायात का माध्यम क्या था, क्योंकि आपका कोई भी चरित्र एक ही घर में, एक ही गांव में, एक ही स्थान पर रहते हुए बात नहीं कर रहा होगा। अगर आप ऐसा कुछ लिखने जा रहे हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, तो वो घोड़ों से, हाथियों से, ये किस तरह पैदल जा रहे हैं, जो भी है, मतलब यानी आपका जो होमवर्क है वो 100% नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है उसको आप ज्यादा करें, 200% करें, 1000% करें, क्योंकि आपने लिखना, जितना आप होमवर्क करते हैं, मैं मानती हूँ कि अगर मैंने 100 पेज की तैयारी की है तो शायद मैं 20 पेज ही लिख पाती हूँ। कहानी की आवश्यकता उतनी ही है, पर मुझसे यदि सवाल जवाब कोई करेगा तो मैं उतने जवाब दे पाऊंगी। मेरे चरित्रों के पीछे की बैक स्टोरी मुझे मालूम होनी चाहिए, इस तरह का तैयारी होनी चाहिए। तो भाषा इस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, रंजना यादव है कानपुर से, जो आरजे हैं, उनका सवाल आया था कि राइटर्स ब्लॉक के बारे में बताएं। कई बार पूरा का पूरा प्लॉट तैयार हो जाता है लेकिन शुरुआत समझ में नहीं आती है, ऐसे में क्या करना चाहिए। एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रही थी, तो वो वरिष्ठ पत्रकार लकीली महिला हैं और कहानीकार भी हैं। तो वो कहती हैं कि वंदना, मुझे कभी भी राइटर्स ब्लॉक नहीं आता, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग पत्रकार के तौर पे हुई है, और पत्रकार को अगर 1 मिनट में कुछ लिख के देना है तो तुरंत देना है, 5 मिनट में अगर हमें ये पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है तो हम उस तरह से ट्रेंड हैं। पर मैं वैसे ट्रेंड नहीं हूँ, मैं एक रचनात्मकता वाला साहित्य रचती हूँ, मैं कोई पत्रकारिता नहीं कर रही। तो राइटर्स ब्लॉक सभी लेखकों में मैंने सुना है कि अधिकांश लेखक बात करते हैं कि उनको राइटर्स ब्लॉक आता है। अच्छा, एक बात है कि हम जिस चीज को कर रहे होते हैं हमेशा वही तो नहीं करते रहते। क्या हम भोजन करते हैं तो भोजन करते रहते नहीं, हमें मीठा भी चाहिए, चटपटा भी चाहिए। जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो क्या हम लगातार यात्राओं में रहते हैं? नहीं, हम घर भी लौटते हैं। लेखन भी ऐसे ही है कि हम जब कर रहे हैं तो लगातार कर रहे हैं, फिर बीच में रुकते हैं। कई कई बार हम लिखते हुए कोई कहानी का किरदार, कोई कहानी की सिचुएशन, उपन्यास की सिचुएशन हमें रोक देती है, और वो इतना लंबा ब्रेक आ जाता है कि वो राइटर्स ब्लॉक बन जाता है, नहीं लिख पाते उसके बाद। मेरा अपना नेचर है कि मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, मैं अपना घर सजाती हूँ, मैं किसी और का घर भी सजा लेती हूँ इस दौरान। मुझे बागवानी थोड़ी सी पसंद है, मुझे घुमक्कड़ी पसंद है, मैं वहाँ निकल जाती हूँ। मुझे लगता है कि जब राइटर्स ब्लॉक आता है, आप वो करें जो आपको पसंद है, और आपको अपने इस लेखन से थोड़ा सा दूरी भी बनाने को मिल जाएगी, क्योंकि आप उस समय वहाँ भी इमोशनली एंड मेंटली बिजी हैं, तो दिमागी तौर पे और भावनात्मक तौर पे कहीं और लग जाएंगे। वहाँ से फ्रेश होकर जब अपने लेखन पे लौटना चाहेंगे, तब आपको लगेगा कि ये एक नई दुनिया है, यहाँ मैं फिर एंजॉय कर सकती हूँ। या आपको जिस सिचुएशन ने कुछ समय के लिए रोक दिया था, तो उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, है ना। ये राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने का तरीका है। उनका क्वेश्चन का इसी का अगला भाग था कि कई बार पूरा प्लॉट तैयार होता है लेकिन शुरुआत समझ नहीं आती, ऐसे में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि रंजना, आपको और अन्य लेखकों को पढ़ना चाहिए,
अच्छा, ऐसा कुछ तो है नहीं कि कोई शब्द आज तक लिखा नहीं गया, कोई सिचुएशन लिखी नहीं गई। तो कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा उपन्यास, कोई ऐसी कथानक आप पढ़ें जो आपको लगे कि ये मुझसे मेरी सोच से मेल खाती है, शायद वो आपको बाहर निकाल दे। कुछ ऐसे गीत सुने, नगमे सुने, है ना। अच्छा, आज जो मैं बात कर रही थी कि अशोक जी से मेरी बात हुई, अशोक जी से एक लंबी चौड़ी बात हुई और उस पर ये हुआ कि प्रकाशक क्या चाहता है लेखकों से। अशोक गुप्ता जी बड़े भाई हैं जो अद्वैत प्रकाशन के सर्वे सर्वा हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वंदना जी छोटी बहन हूं मैं उनकी, पर वो मुझे दीदी ही कहते हैं। उन्होंने कहा, दीदी, लेखक जब भी किताबों के बारे में सोचता है तो वो उसकी सेल के बारे में सोचता है कि इस पुस्तक को अगर हम ले रहे हैं तो इसकी सेल कैसी रहेगी। सेल से मतलब क्या है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सेल के बारे में सोचना है, सबसे पहले प्रूफ रीडिंग है और उस पुस्तक का संपादन है, पेज सेटिंग है, कवर पेज है, बाकी बहुत सारे खर्चे हैं। कहते हैं हमें इनिशियली बहुत सारा खर्च करना पड़ता है एक पुस्तक पे। तो यदि हम ये सोच लें कि इसकी सेल कैसे होगी, तब कोई गलत बात तो नहीं है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो जो कह रहे थे ना, मैं अपनी भाषा में समझाऊं वो क्या कह रहे थे। वो पुस्तक की गुणवत्ता पे बात कर रहे थे कि पुस्तक ऐसी हो कि जिसे पाठक हाथों हाथ खरीदना चाहे। तो पुस्तक ट्रेंड में चल रही है, या तो ऐसे विषय हो, या फिर आप कोई ट्रेंड सेट कर सकते हैं, ऐसे विषय हो। दो ही तरह के, या तो मुझे ऐसा है कि मतलब जीवन जीने के दो ही तरीके हैं कि आप तो सिचुएशन को अपने अनुसार बना लीजिए या सिचुएशन के अनुसार ढल जाइए, है ना। तो लेखन का भी यही तरीका है कि या तो आजकल जो सेट पैटर्न है या जो ट्रेंड में चल रहा है उसमें आप लिखिए और ठीक ठाक है, आपकी किताबें खूब बिकेंगी, या फिर आप अपना कोई नया ट्रेंड ले आइए उसके अनुसार। अच्छा, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ गए हैं। चैताली भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर चैताली, रमेश्वर नाथ तिवारी जी भी जुड़े हैं, दुर्गेश तो हैं ही, शिखा शिखा बिटिया भी जुड़ी हैं। गिरीश कैसे हो, तुम्हारा कोई कमेंट नहीं आया, मुझे कैसे पता लगे कि तुम जुड़े हो। उत्कर्ष तो हैं ही, उत्कर्ष का कोई सवाल नहीं आया है। उत्कर्ष जी ने कहा था कि बहुत से सवाल हैं। रवि भाई हैं, अशोक जी हैं, डॉक्टर अनिल हैं, संगीता विजित हैं, सुनील कुमार जी हैं, राजन भाई तो हैं ही, है ना, उपेंद्र नाथ जी हैं। एक मिनट मैं देखूं मैंने क्या दबा दिया मैम। अच्छा, ओके, नमस्ते, कैसी हैं चैताली, बहुत देर से जुड़ी। अच्छा, पवन जी हैं, पवन तो मैं सही समझ रही हूँ तो शायद कोसली से जुड़े हैं। श्री प्रकाश जी हैं, राघव जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, दुर्गेश हैं, संजीव जी हैं, दीपिका राणा है। क्या बात है, बहुत सारे आज तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप ठीक है। आपके सवालों पे हम आज लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, उम्मीद है आपने सुनी होगी, है ना। सबसे पहला आप ही का सवाल था कि लेखकीय अनुशासन से क्या तात्पर्य है ना। तो हाँ, ये सब ठीक है कि हम बहुत सारी तरह से बातें करते हैं और जुड़े रहते हैं। आज मैंने शुरुआत की थी एक पुस्तक से, अब क्योंकि बहुत से लोग जुड़ गए हैं, मैं एक बार फिर से इस पुस्तक को दिखाना चाहूंगी, कितने महाभारत। आज मैं इन दिनों इसी पुस्तक को पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है ये पुस्तक पढ़ी जाने योग्य है। काव्य में लिखा है और इन्होंने अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया है कि महाभारत को, है ना। आप लोगों के सवाल इतने अच्छे से बता रहे हैं, अपने सवाल फिर कभी तैयारी के साथ पूछेंगे। जी जी, आपकी समीक्षाएं बहुत कमाल होती हैं, है ना उत्कर्ष, बहुत अच्छी समीक्षाएं करते हैं। और सैनिक पत्नियों की डायरी में जब आपने समीक्षा की थी तो मेरी तो सारी लेखिकाएं मुरीद हो गई थी आपकी। जब आप आए थे कार्यक्रम में उस समय वो नहीं जानती थी आपको, पर बाद में उनका बहुत मन था कि कभी आपसे मिले, है ना। ये संयोग बन नहीं पाया। अच्छा, चैताली कह रही है कि क्लास चल रही थी ऑनलाइन, काफी देर से जुड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, ये समय ऐसा है, मैं वही कह रही थी कि ये समय ऐसा है, पर इससे ज्यादा लेट करने पे हम लेट हो जाते हैं, है ना। नहीं तो
लेट किया जा सकता था। और मुझे लगता है कि ये आज पहली बार था कि हम इस तरह के सवालों के साथ जुड़े, है ना। तो अगर ऐसा कोई और सवाल है जो आप पूछना चाहें तो आप पूछिए, वरना मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है, आज काफी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, है ना। जो अशोक जी का सवाल था वो मुझे इसलिए जरूरी लग रहा है कि बहुत से लेखक जुड़ते हैं इस तरह के, और बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कि लिखा कैसे जाए। तो एक प्रकाशक से बात मैंने इसलिए की थी कि मैं ये बता सकूं कि प्रकाशक क्या सोचते हैं लिखने के बारे में। जब मैंने उन्हें ये कहा कि अशोक जी ने ये कहा मुझे कि वंदना जी, किसी को भी लिखने से पहले बहुत पढ़ना चाहिए। मैंने कहा, मैं हमेशा कहती हूँ कि 100 किताबें पढ़ें तब एक पन्ना लिखें। कहते यही मैं कहना चाह रहा था कि बहुत ज्यादा, यानी 100 किताबें पढ़ने पे एक पन्ना लिखना है, यानी बहुत सारा पढ़ना है। मुक्ति, नमस्कार, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, धन्यवाद। बहुत लेट जुड़ी आप, और अब हम समाप्ति की ओर हैं क्योंकि बहुत समय ले लिया है मैंने आज। और ये क्योंकि पहली बार मैंने इस तरह लाइव किया, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए जो मुझसे रोज चैट के माध्यम से पूछे जा रहे थे और मुझे मैसेंजर पर भेजे जा रहे थे, व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे थे, और कुछ लोगों ने तो इतने लंबे फोन कॉल्स किए। मैं जानती हूँ, देखिए मैं जब लिखना शुरू कर रही थी ना, तो मैं एक बहुत छोटे से गांव देहात से तबके से आती हूँ जहां मैंने कभी कोई लेखक नहीं देखा था इस तरह। जब लिखना शुरू किया तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। हमारे समय के टीचर्स जो थे ना, उन्होंने हमें बहुत मांझा, है ना। इस तरह के सत्र आप, मैं चश्मा लगा लेती हूँ, इस तरह के सत्र आप और भी ला सकते हैं और रिकॉर्ड कराकर यूट्यूब पर भी साझा जरूर करें। वाह, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, ये आइडिया नहीं आया था। थैंक यू उत्कर्ष जी, बहुत धन्यवाद। तो उस समय हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ कि आप कभी भी कुछ बनते हैं ना, उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है ना। आप एक व्यक्ति या आप अपने मनोबल से कुछ नहीं बन सकते। आपको संवारने वाले, आपको परिष्कृत करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। कई बार तो हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, है ना, क्योंकि हम उतने शायद उस समय उनकी डांट को, उनके फटकार को शायद उस रूप में नहीं देख रहे होते, तो हमें शायद वो उस समय ठीक नहीं लगता। पर बाद में आप रियलाइज करें कि सबसे ज्यादा जिसने हथौड़ी मारी मुझ पत्थर पे, तो मूर्ति उन्होंने ही बनाया मुझे, जिन्होंने बहुत ज्यादा डांट मारी, है ना। तो हमारे बहुत से, और खासतौर से मैं अपने हिंदी टीचर्स के प्रति, चाहे वो लेक्चरर्स थे कॉलेज टाइम में, चाहे टीचर्स थे, मैं उनके लिए हमेशा मेरे मन में बहुत आभार रहता है कि उन्होंने इतनी कमियां निकाली कि आपको एक कुछ किस्सा और सुनाती हूँ जिससे ये जुड़ेगा। मैं जब भी जहाँ भी पढ़ाने गई, मैं पहले टीचर थी, फिर प्रिंसिपल बनी, ये बाद की कहानी है। पर जब मैं टीचर थी तो मुझे बहुत तारीफ मिलती थी, और मुझे हमेशा ये कहा गया, मतलब एक बार आर्मी स्कूल जब मैं छोड़ रही थी, झांसी में पढ़ा रही थी आर्मी स्कूल में, मैं हिंदी टीजीटी थी, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई थी नसीराबाद। हम लोग जाने लगे तो फेयरवेल के लिए चेयरमैन कभी नहीं आते थे, स्कूल लेवल पे होती थी तो प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ होते थे। मेरी फेयरवेल के लिए हमारे चेयरमैन आए और उन्होंने मुझे कहा कि ऑफिस में अलग से बुला के, कि जब प्रिंसिपल थे, बाकी मेन स्टाफ था, उन्होंने कहा, वंदना जी, वी नीड टीचर्स लाइक यू। देखिए आर्मी है, आर्मी में ना बातें अंग्रेजी में ज़्यादा होती हैं, हिंदी में कम होती हैं। उन्होंने कहा कि वंदना जी, वी नीड टीचर्स लाइक यू, प्लीज स्टे बैक, लेट योर हस्बैंड गो एंड यू टेक केयर ऑफ आवर किड्स। कि आपके जैसे टीचर्स कम होते हैं, आप प्लीज अपने हस्बैंड को जाने दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स भी दिला देंगे। हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आप रुक जाइए। तो मेरा जो ठीक ठाक करियर रहा, वो उसमें मेरे पहले स्कूल का बड़ा योगदान था। हमारे हर दिन की क्लास लिखी जाती थी। मैं जिस स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, वहाँ मॉनिटर हमारी रिपोर्ट लिखते थे और प्रिंसिपल को देते थे, क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, कितनी देर बातचीत की, कितनी देर। मुझे उस स्कूल ने, उस प्रिंसिपल ने, उस क्लास के अलग अलग मॉनिटर्स ने इतना शेप किया, इतना परिष्कृत रूप में लाने में उन्होंने मेरे ऊपर उन्होंने मेहनत की अननोइंगली, है ना। तो कई बार हम जो भी बनते हैं उन वजहों से बन जाते हैं, है ना।
पता नहीं किस बात पे मैंने ये सारी बातें शुरू की और इतना सारा बोल गई मैं। हाँ, ये बात बहुत बड़ी है, सच में कह रही हूँ उत्कर्ष जी। और हम कई बार ना ध्यान भी नहीं रख पाते हैं कि किस किस ने हमें बनाने में अपना इतना योगदान दिया। मैं उन बच्चियों का नाम या उन बच्चों का नाम तक मुझे याद नहीं है जिन्होंने मुझे गढ़ा, क्योंकि वही तो रिपोर्ट दे रहे थे कि हम में जो कमी रह जाती थी, और अगले दिन प्रिंसिपल हमें ऑफिस में बुला लेते थे। उन सब ने मिलकर मुझे बनाया है ना। राव शैलेंद्र सिंह जी नमस्कार, है ना। अब समय हो रहा है, मुझे लगता है कि अब विदा लेनी चाहिए, लगभग 1 घंटा होने को है। अगर कोई सवाल हो आप भेजिए। और जैसा मुझे कहा कि उत्कर्ष जी ने ये सजेशन बहुत अच्छा दिया कि हम इस तरह के सत्र कर सकते हैं, इस तरह के और सवाल आए तो जरूर करूंगी कभी न कभी। और मतलब मुझे, क्योंकि इन दिनों ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहे थे और ये जरूरत लगने लगी थी कि हाँ मैं एक ऐसा सत्र कर लूं। तो अवधेश जी भी कह रहे हैं नमस्कार, है ना जी मैम। तो इस तरह का यदि आवश्यकता हुई तो हम बैठेंगे एक साथ, फिर बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।